हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो हम थे स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 3 पार्ट 2 पर। चैप्टर का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 3 लेक्चर पूरे किए अलग अलग एपिसोड्स में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, कैसे प्रोबेबिलिटी जो है परसेंटेज और डेज में फाइंड की जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज और डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आज देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, मैं रीड कर रहा हूँ। 200 students are selected from all the students of a school, and the marks obtained by them in examination of 100 marks follows normal distribution. Normal distribution मतलब x. The mean marks of the distribution is 60, means mu is 60, ये रहा, and standard deviation is 8, तो standard deviation is 8. So hopefully दो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। और क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो क्लास में टोटल जो है वो 200 स्टूडेंट्स हैं। तो आपका कैपिटल N जो है वो आ जाता है 200 स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट, इफ 70 और मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप, कि अगर 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हो रही है और स्पेशल स्कॉलरशिप लेना है किसी बच्चे को, तो 70 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, मोर देन 70 मार्क्स आर रिक्वायर्ड, देन ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप। तो 70 से ज़्यादा मार्क्स, तो x हो गया 70 से ज़्यादा मीन्स मोर देन n इक्वल टू, तो दिस प्रोबेबिलिटी वी नीड टू फाइंड। ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद उसे 200 से मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो मिल जाएंगे। नाउ कन्वर्ट दिस 70 इंटू जेड। सो इफ वी कन्वर्ट दैट 70 इंटू जेड, दैट इज 1.25 पॉजिटिव, 1.25 पॉजिटिव। नाउ सी हाउ द डायग्राम विल बी मेड। सो डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करेंगे हम इस तरह से, इरेज इट नाउ अगेन, यस, ये एक फर्स्ट क्लास सा बन गया डिस्ट्रीब्यूशन, वेर z इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस इन्फिनिटी, ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z मोर देन n इक्वल टू 1.25। नाउ सी दिस 1.25 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दिस 1.25 इज क्लियरली पॉजिटिव। सो पॉजिटिव साइड में आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और उसे नाम दोगे 1.25। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ जो है वो आप देख सकते हो मोर देन के साइन है। कौन से साइन है? मोर देन। मोर देन मतलब पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड आप जाओगे मतलब ये एरिया हमें चाहिए। इज दैट क्लियर? वो वाला एरिया हमें चाहिए। तो क्या करेंगे हम जो है पहले 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे 0 से लेकर के 1.25 तक की वैल्यू। पहले 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू जो कि होती है 0.5, फिर माइनस कर देंगे 1.25 तक की वैल्यू। ठीक है, तो जो बचेगा वो हमारा इतना एरिया होगा। इज दैट क्लियर? अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए हमारे सम पर। नाउ सी, ये रहा है ना डायग्राम, तो आपको समझ में आ गया है। तो 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू 0.5 और 0 से 1.25 की वैल्यू, कल मैंने एरिया टेबल देखना सिखाया था, चले जाइए 1.25, इसका मतलब होता है 1.2 का मतलब 2 डिजिट लेनी है का 5 में, 1.2 का 5 में, तो एरिया टेबल में दिखता है 0.3944। 0.5 माइनस 0.3944, द प्रोबेबिलिटी इज 0.1056। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर फाइंड करने हैं तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर 200। सो 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 21.12। तो अगर ऐसा होता है कि 0.5 से ज़्यादा है तो हम एक इंक्रीज करते हैं, और कम है तो जो लोएस्ट वैल्यू है वो लेते हैं। तो स्टूडेंट तो पॉइंट में हो नहीं सकते, इसका मतलब 21 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली। सो 21 student approximately are getting the scholarship. Is that clear? Now the second question is,
ये जो है एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूँ तो एक्चुअली ये सेकंड वाला पोर्शन सिलेबस से निकल गया है, लेकिन ये इलस्ट्रेशन लिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक ऐसा एक्सप्लेन कर दूँ। ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। अब लाइन ही समझ में नहीं आएगी आपको, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन बच्चों में सबसे कम मार्क्स किसके होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो नहीं, देख ही लो, मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क्स की। मार्क्स हैं 0 से लेकर के 100 तक। अब मुझे बताओ मैक्सिमम मार्क्स 100 के पास होंगे कि 0 के पास होंगे, तो बट ऑब्वियस है 100 के पास होंगे। तो मान लो कि एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला सर्कल ही ड्रॉ कर देते हैं ना, मस्त सा, हाँ ये बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पोर्शन जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का पोर्शन है। तो मैक्सिमम मार्क्स में अब दो बॉर्डर बनी, पहली बॉर्डर बन रही है ये वाली और दूसरी पहली बॉर्डर जो है वो ये है और दूसरी बॉर्डर जो है ये है। तो इस साइड वाली जो बॉर्डर है इसे हम कहेंगे मिनिमम मार्क्स। क्या कहेंगे, मिनिमम मार्क्स। और इस साइड वाली जो है उसे कहेंगे हम मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो हमें क्या ऑब्टेन करना है, हमें ऑब्टेन करना है, क्या ऑब्टेन करना है, हमें ऑब्टेन करना है मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स मतलब ये वाला बॉर्डर, तो इस बॉर्डर से आप इस तरफ जाओगे। क्लियर। तो अब मार्क्स का तो पता नहीं, तो मार्क्स का नहीं पता तो वो हो जाएगा x। सो x से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कैपिटल X। ठीक है, इसको नाम दे दो x1। प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू ये 10% स्टूडेंट। तो 10% स्टूडेंट का मतलब होता है 0.1। सो 0.1 स्टूडेंट आर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। तो ये रहा इसको लिखने का तरीका। क्लियर है ना। हालांकि ये सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, ओके, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आप ये x1 को z1 में कन्वर्ट करोगे तो कुछ कन्वर्जन के लिए तो है नहीं, तो इसको लिख दो ऐसे ही डायरेक्ट z1, यहाँ लिख दिया z1 और यहाँ आ गया z। हालांकि z1 में कैसे कन्वर्ट किया, तो z1 का मतलब होता है x1 माइनस म्यू जो कि है 60 डिवाइडेड बाई सिग्मा जो कि है 8। इस तरह से हमने लिखा। अब नहीं हुआ कन्वर्जन तो इसे नाम दे दो इक्वेशन 1। इसे क्या नाम दिया जाता है, इक्वेशन 1। हालांकि एग्जाम्पल में इक्वेशन 1 नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने दिया है ताकि आपको समझ में आए बाद में। नाउ अब आप डायग्राम कैसे प्रिपेयर करोगे, तो डायग्राम प्रिपेयर करना मैं समझाता हूँ आपको। ये वैल्यू आपके पास है इतना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है। तो देखिए आप फाइंड कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन एन इक्वल टू z1 इज इक्वल 0.1000। ठीक है ना। अब मैं एक फर्स्ट क्लास का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ पहले। ये बन गया डायग्राम। ठीक है, नाउ अब आप मुझे बताओ, आपको लाइन देखो, आपको 1000 प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, यू नीड 1000 प्रोबेबिलिटी। तो आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करो, सोचो ज़रा कि अगर आप ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो पता चल नहीं रहा है ना। तो अगर आप नेगेटिव साइड में लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको जाना कहाँ है, मोर देन मतलब पॉजिटिव साइड। तो ये हो गया पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो क्या ये डायग्राम आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 और यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मिल रही है 0.5। तो ये अकेला हो गया और प्लस समथिंग यहाँ पर, तो ये मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो क्या करोगे, तो आप लाइन जो है वो पॉजिटिव साइड में ड्रॉ करो। तो पॉजिटिव साइड में ड्रॉ करते हैं अगर लाइन, और मोर देन साइड मतलब पॉजिटिव साइड जाते हैं, तो हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि इतना सा ही पोर्शन है, इतना सा पोर्शन में भी 0.1 हो सकता है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। क्लियर। तो चलिए एक्चुअल डायग्राम में चलते हैं हम। सो एक्चुअल डायग्राम आप देख लो, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। अब करोगे क्या आप कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए 0 से लेकर के पहले इन्फिनिटी तक चले जाओ, फिर 0 से लेकर के z1 तक चले जाओ और इतना माइनस कर दो उसमें से। क्लियर है। लिखो
तो ये है 0.1, ये आंसर में था। 0 से इन्फिनिटी तक गए 0.5 और 0 से लेकर के Z1 तक गए, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नाउ ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका साइड चेंज कर दो तो ये इधर आ गया और इसका साइड चेंज कर दो तो 0.5 माइनस 0.1 करेंगे तो आंसर आता है 0.4000। अब एरिया टेबल में जाओ और देखो 4000 के आसपास में कितनी वैल्यू है। किसके आसपास में? 4000 के आसपास कितनी वैल्यू है? 0.40 है ना, देखो 0.40, तो आप जीरो अपने मन से लगा सकते हो, आप 4 डिजिट में चेक करो। 0.4000 आपको एरिया टेबल में ढूंढना है। तो चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो एरिया टेबल में आ गए हैं, 0.4000 चाहिए, तो ढूंढते जाओ। क्या 4000 की लाइन चालू हो रही है? नहीं, देखो 0 की लाइन है, यहाँ नहीं है, इधर भी ये 2000 वाली लाइन है, ये 3000 वाली लाइन है, ये भी 3000 वाली लाइन है, मतलब इस स्लाइड में नहीं है। यहाँ पर हाँ, यहाँ तो 4 की डिजिट स्टार्ट हो गई, तो पीछे जाओ पीछे जाओ, 4000 ढूंढना है। एक ये दिख रहा है 4032, नहीं, इससे भी पीछे 4015 एंड हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे 4000 स्टार्ट हो रहा है ना। कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो है वो 4000 है। तो अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 4000 है तो इसकी वैल्यू क्या? तो इसकी वैल्यू है 1.2। ओके, तो 1.2 का 8 और 1.2 का 9, इसका मतलब हुआ 1.28 एंड 1.29। अब आपको ये देखना है कि नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। नियरेस्ट वैल्यू जो है वो है 0.39, इसमें 3 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 3 पॉइंट ऐड करेंगे तो 4000 हो जाएगा और ये 15 पॉइंट दूर है, तो हमारा एक्चुअल आंसर हो जाता है ये वाला होता है हमारा एक्चुअल आंसर Z1 का। होपफुली समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कीजिए और देखिए, ठीक है। अब चलते हैं हम सम की तरफ। आ गए हम सम पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एरिया टेबल में देखा तो 1.28 का वैल्यू जो है वो नियरेस्ट वैल्यू है और ये वाला जो है दूसरा सेकंड नियरेस्ट है, 1.29 सेकंड नियरेस्ट है और इन दोनों का एवरेज, मतलब दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। और इन दोनों का भी एवरेज लेना है, 1.28 प्लस 1.29 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है इतना। अब इन तीनों वैल्यू में नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो तीनों वैल्यू में नियरेस्ट मुझे दिखता है ये कौन सा, 97 वाला। कौन सा? ये वाला 97 वाली, ये वाली वैल्यू मुझे नियरेस्ट दिखती है, तो ये हो जाएगा हमारा Z1 का आंसर। तो फ्रॉम द अबो टेबल इट कैन बी सीन दैट द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.4 इज 0.3997 एंड रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ Z स्कोर इज 1.29। अब मैंने आपको इक्वेशन 1 करवाया था, इक्वेशन 1 ना किया हो तो डायरेक्टली हम जानते हैं Z1 की वैल्यू क्या थी, कैसे फाइंड करते थे, x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, जिसमें Z1 की वैल्यू आ गई 1.28, x1 की वैल्यू नहीं थी तो एज इट इज़, म्यू की वैल्यू 60 तो ये रहा 60 और सिग्मा की वैल्यू 8 तो ये रहा 8। अब साइड चेंज करना है तो 8 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये 60 नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आता है x1 इज इक्वल 70.24। मतलब कि जो मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं उनमें सबसे कम मार्क्स जो है वो कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 70.24। सो दिस इज द आंसर। Thus the minimum marks of most intelligent 10% of student is 70.24, that is our answer। So आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इतना हजम करो, बहुत है। इस सम को 2-3 बार करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी एपिसोड 3 में, ठीक है, इसी लेक्चर के। सो बाय, थैंक यू। और जो थियोरी मैंने 2-3 लेक्चर पहले करवाया था वो भी कंप्लीट कर लेना। बाय।